कोई भी एक नज़र से बता सकता है कि ची यांग 20 साल का एक वयस्क व्यक्ति था। ये स्पष्ट था कि वह मार्शल आर्ट सीखने की सबसे अच्छी उम्र पार कर चुका था। ली मोबाई की नज़र से ची यांग को समझ आ गया कि उसका क्या मतलब है। उसने तुरंत 2 उंगलियां बढ़ाईं और जियान ए और सी युहान की ओर इशारा किया। वो 2 धीरे से दरवाजा खोलने से पहले ली मोबाई एक पल के लिए रुके। पहले मेरे पीछे आओ। उन्होंने एक के बाद एक कदम बढ़ाए और वमिलियन दरवाजा फिर से बंद हो गया, जिससे उन लोगों को रोक दिया गया जिन्होंने शुरू में लॉन्गक्सिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल में हंसने की योजना बनाई थी। उनकी नज़रों में जो आया वह एक बहुत विशाल और साफ सुथरा आंगन था। एक खाली जगह में लकड़ी के डमी स्टंप थे जो चीन में पारंपरिक मार्शल आर्ट के लिए जरूरी थे। बगल में हथियारों की रैक पर चाकू, भाले, लाठियां, कुल्हाड़ियां, कांटे और कांटे थे। वहां प्लम ब्लॉसम स्टैक्स, स्टोन कास्टिंग अरेज और अन्य मार्शल आर्ट सुविधाएं भी थीं जो उसने केवल टेलीविजन पर देखी थीं। जियान ए और बाकी लोगों ने ली मोबाई का अनुसरण किया। जैसे ही उन्होंने अपने आसपास का आकार देखा, वे गुप्त रूप से चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हालांकि मार्शल आर्ट स्कूल के दरवाजे बंद थे, यार्ड बिल्कुल अलग था। वहां आश्चर्यजनक रूप से विशाल क्षेत्र था। हालांकि उनके अलावा जियान ए ने किसी और को नहीं देखा। उसने बाहर जो आवाज़ें सुनी वे वास्तविक थीं। क्या यह मार्शल आर्ट स्कूल बंद होने वाला था? उन्होंने मार्शल आर्ट स्कूल के इंटीरियर को भी सजावटी बनाया था। ये केवल लॉन्गक्सिंग मार्शल आर्ट स्कूल ही नहीं था, बल्कि आसपास के सभी मार्शल आर्ट स्कूलों में ये शैली थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये स्कूल पहले सभी पारंपरिक चीनी मार्शल आर्ट स्कूल थे। उनकी आंतरिक संरचनाएं और नवीनीकरण शैलियां समान थीं। सामने के हॉल से गुजरने के बाद पिछवाड़े में एक अत्यंत विस्तृत मार्शल आर्ट का मैदान था। इसमें दर्जनों लोग बैठ सकते हैं। उन्होंने मार्शल आर्ट क्षेत्र के चारों ओर फूलों का एक बगीचा बनाया। गर्मियों की शुरुआत थी और फूलों का बिस्तर लाल और हरा था, जीवन शक्ति से भरा हुआ था। फूलों की क्यारी के सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खुरदरा वस्त्र पहने खड़ा था। उसने पानी का स्प्रे पकड़ा और फूलों को पानी देने पर ध्यान केंद्रित किया। मालिक, ली मोबाई ने उस व्यक्ति को सम्मानपूर्वक बुलाया। वह आदमी धीरे से घूमा और जियान ए और बाकी लोगों ने ऊपर देखा। यांग जी इस वर्ष 42 वर्ष के थे और लॉन्गक्सिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल के 12वें मालिक थे। उनकी त्वचा गोरी थी और उन्होंने काले फ्रेम वाला चश्मा पहन रखा था। उनका स्वभाव परिष्कृत था और वे विद्वान दिखते थे, लेकिन वे मार्शल आर्टिस्ट नहीं लगते थे। जब वह उनकी ओर चला तो जियान ए मदद नहीं कर सका, लेकिन भौहें चढ़ गईं क्योंकि मास्टर यांग जी लंगड़ा कर चल रहे थे। जब वे करीब आए तो यांग जी ने जियान ए और बाकी लोगों को देखा। वह ली मोबाई जितना सावधान और सतर्क नहीं था। इसके बजाय वह वसंत की हवा की तरह मुस्कुराया। वे हैं। जब ली मोबाई ने ये सुना तो उन्होंने तुरंत कहा, मास्टर, वे यहाँ शिष्य बनने के लिए आए हैं। जब यांग जी ने ये सुना तो उनकी अभिव्यक्ति ठिठक गई। उसकी नज़र जियान ए और बाकियों पर पड़ी, मानो वह उन्हें माप रहा हो। थोड़ी देर के बाद उसने आखिरकार कहा, कृपया चले जाओ। मेरा लॉन्गक्सिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल अब नए शिष्यों को स्वीकार नहीं करता है। जैसे ही वह बोला, वह मुड़ा और जाने वाला था। ये देखकर जियान ए ने जल्दी से कहा, मास्टर, रुको। यांग जी अपनी जगह पर रुके और जियान ए की ओर देखा। युवा महिला, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आसपास 10 से अधिक मार्शल आर्ट स्कूल हैं, और उनमें से प्रत्येक मेरे लॉन्गक्सिंग मार्शल आर्ट स्कूल से अधिक समृद्ध है। तुम्हें यहीं जाना चाहिए, जियान ए ने उत्तर दिया।
लेकिन हम केवल पारंपरिक चीनी मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं। यह सही है। सी युहान ने ये भी कहा, हम पारंपरिक चीनी मार्शल आर्ट सिखाने के लिए आपकी प्रतिष्ठा के कारण आए हैं। यांग जी के चेहरे पर भावना की एक रेखा उभर आई जब वह उन दोनों को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ लंबे समय तक देखता रहा। अंत में उसने अपना सिर हिला दिया। कृपया जाए। क्या होगा अगर मेरे पास आपके पैर का इलाज करने का कोई तरीका हो? जियान ए ने अचानक कहा। ली मोबाई ये सुनकर दंग रह गए। उसकी आंखों में क्रोध झलक उठा। उसके मालिक के पैर में 2 साल से अधिक समय से दर्द हो रहा था, क्योंकि वह घायल हो गया था। उसकी मांसपेशियों और हड्डियों के कारण उसका ठीक होना असंभव था। उसके घुटने पर एक स्टील की प्लेट भी ठोंकी हुई थी। अब किसी को भी अपने मालिक के सामने उसके पैर का जिक्र करने की हिम्मत नहीं होती थी। हालांकि ये लड़की इतनी उतावली थी और उसने वही कहा जो उसने अभी कहा था। उसके मालिक के पैर का इलाज करें, यहाँ तक कि उन्हें भी कुछ संदेह होगा अगर चीन के सबसे अच्छे डॉक्टर ने ऐसा कहा हो। एक युवा महिला की तो बात ही छोड़ दें। यांग जी अनावश्यक रूप से मुस्कुराईं और सोचा कि यह लड़की जल्दबाजी में मजाक कर रही है। ऐसा लगता था कि यह बच्चा मार्शल आर्ट सीखने में बहुत ईमानदार था। लेकिन यांग जी अपने पैर की स्थिति का उल्लेख करने के लिए जियान ए पर नाराज नहीं थे। 2 साल बीत चुके थे और उसने बहुत पहले ही इस वास्तविकता को स्वीकार कर लिया था। अपने स्वर को धीमा करते हुए यांग जी ने ईमानदारी से समझाया, मेरा इरादा आपको जानबूझकर मना करने का नहीं था, लेकिन मेरा लॉन्गबॉक्सिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल अब पहले जैसा नहीं है। इसे बंद होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मालिक। जियान ए और बाकी लोगों की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना ली मोबाई ने जल्दी से कहा, अब ये बातें मत कहो। हमारे आसपास शिष्यों के साथ हम निश्चित रूप से मार्शल आर्ट स्कूल को बंद नहीं होने देंगे। जियान ए और बाकी लोगों ने भौहें चढ़ा लीं लेकिन एक दूसरे की ओर देखा। यह मार्शल आर्ट स्कूल वास्तव में थोड़ा ठंडा था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह पहले ही बंद होने की स्थिति तक पहुंच चुका हो? यांग जी ने ली मोबाई की ओर देखा और उसकी आंखों में राहत दिखी। उन्होंने शांति से कहा, मैं आपको मार्शल आर्ट स्कूल की आजीविका बनाए रखने के लिए पैसे कैसे खर्च करने दे सकता हूँ? इसके अलावा किराया अगले महीने समाप्त हो रहा है। हमने इस विशाल मार्शल आर्ट स्कूल को लगभग 1 लाख युआन प्रति वर्ष के हिसाब से किराए पर लिया है। आप इसे कैसे वहन कर सकते हैं? लेकिन ली मोबाई का सुंदर चेहरा चिंता से भर गया था। हालांकि जब उसने किराए की कीमत 1 लाख युआन सुनी, तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके गले में मछली की हड्डी फंस गई हो। वह नहीं जानता था कि उसे कैसे मनाया जाए। जियान ए अंततः समझ गया। इस मार्शल आर्ट स्कूल के बंद होने का सबसे सीधा कारण कोई और नहीं बल्कि सबसे प्रत्यक्ष वित्तीय समस्या थी। ये लॉन्गबॉक्सिंग मार्शल आर्ट स्कूल का स्वामित्व वाला यार्ड नहीं था। इसके बजाय इसे किराए पर लिया गया था। ये केवल लॉन्गबॉक्सिंग मार्शल आर्ट स्कूल नहीं था। आसपास के सभी घरों में जमींदार थे। हर साल इन मार्शल आर्ट स्कूलों का किराया ही 10 लाख युआन तक वसूला जा सकता है। कुल क्षेत्रफल कुछ 100 वर्ग मीटर था और यह बैयून शहर के मार्शल आर्ट स्कूलों का उद्गम स्थल था। साल दर साल किराया स्वाभाविक रूप से बढ़ता गया। मास्टर यांग, जियान ए ने तुरंत कहा, मैं इस मार्शल आर्ट स्कूल को किराए पर ले सकता हूँ। जियान ए को पता था कि ऐसा कहना उसके लिए थोड़ा अभिमान था, लेकिन यह उसका सहज विचार था या एकमात्र तरीका था। यांग जी एक घमंडी व्यक्ति थे, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जियान ए की बातों से सहमत नहीं होंगे। भले ही जियान ए और बाकी लोगों को ऐसा लगे कि उनके पहनावे से उन्हें वित्तीय ताकत मिली है। उसने तुरंत
सिर हिलाकर मना करना चाहा। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, जियान ए ने उसे टोकते हुए कहा, चूंकि लॉन्गबॉक्सिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां उसके पास बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, मुझे लगता है कि युद्धाभ्यास के लिए कोई भी जगह मौजूदा स्थिति से बेहतर है। मुझे पता है कि मास्टर यांग मेरे सुझाव को आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। आखिरकार, मैं लॉन्गबॉक्सिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल से नहीं हूँ, और मेरा आपसे या मार्शल आर्ट स्कूल से कोई संबंध नहीं है। ऐसा करना उचित नहीं लगता है, लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ। मैंने ये किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए किया। इसके बारे में सोचो। क्या आप असहाय होकर देखेंगे कि 100 साल के इतिहास वाला मार्शल आर्ट स्कूल अंत में आपके हाथों में बंद हो जाएगा? या आप फिर से जुआ खेलेंगे? जियान ए ने यांग जी की आंखों में देखा और उसकी हर हरकत को देखा। शांत होने से पहले उसकी आंखें कुछ बार चमकीं। ये देखकर जियान ए को पता चला कि उसके शब्दों ने उसे उत्तेजित नहीं किया। उसे मनाना तो दूर की बात है। जैसा कि अपेक्षित था, यांग जी ने राहत भरी मुस्कान दिखाई और मंद स्वर में कहा, मैं आपकी ईमानदारी महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने शिष्यों की फंडिंग स्वीकार करने को भी तैयार नहीं हूँ। मैं आपकी ईमानदारी कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? जियान ए मुस्कुराया। यह वित्तपोषण नहीं है, बल्कि ऋण देना है। उसके शब्दों के कारण अंततः यांग जी के चेहरे पर एक स्पष्ट प्रतिक्रिया हुई। जियान ए को पता था कि अधिकांश मार्शल आर्ट अभ्यासकर्ता महान थे। जबरदस्त फंडिंग से दूसरे पक्ष के आत्मसम्मान में उछाल आएगा। हालांकि पैसे उधार देने का एक और अर्थ था। हालांकि उसकी स्थिति भी कम हो जाएगी, लेकिन सीधे पैसे लेने की तुलना में इसे स्वीकार करना बहुत आसान था। जियान ए ने आगे कहा, हम अगले साल का किराया देंगे। मास्टर यांग को केवल प्रबंधन और शिक्षण की देखभाल करने की जरूरत है। अगर मार्शल आर्ट स्कूल का व्यवसाय 1 साल में नहीं सुधरता है, तो मास्टर यांग को 3 साल के भीतर मुझे किराया वापस करना होगा। अगर हम ब्याज शामिल करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें अपनी स्कूल फीस का भुगतान नहीं करना होगा। स्पष्ट रूप से कहें तो ये जियान ए का अस्थायी समाधान था। तब उनका विचार बहुत सरल था, और ये लॉन्गबॉक्सिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल को पुनर्जीवित करने में मदद करने जितना महान नहीं था। वह केवल यहाँ मार्शल आर्ट का अभ्यास करना चाहती थी और जितनी जल्दी हो सके अपनी खेती की बाधाओं को दूर करने में मदद करना चाहती थी। आखिरकार पूरे बैयून शहर में यह एकमात्र पारंपरिक चीनी मार्शल आर्ट स्कूल था। यही सब कुछ था। वह संभवतः मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए ताइक्वांडो स्कूल नहीं जा सकती थी। हालांकि वह अपने शरीर को मजबूत कर सकती थी, लेकिन उसकी साधना का मूल उसकी मानसिक साधना तकनीकों से अलग था। ये बेकार था। जियान ए के लिए 1 लाख युआन का किराया बस एक छोटी राशि थी। यांग जी का दिल धड़क उठा, मानो वह जियान ए के शब्दों का वजन कर रहा हो। उसने किराए के लिए उसे 1 लाख युआन उधार दिए थे, लेकिन इससे अप्रत्यक्ष रूप से उसे 1 साल तक कड़ी मेहनत करने का मौका भी मिला। यदि वे मार्शल आर्ट स्कूल को पुनर्जीवित कर सकें, तो उनके प्रयास व्यर्थ नहीं होंगे। हालांकि अगर मार्शल आर्ट स्कूल में सुधार नहीं हुआ, तो वह उसे उधार ली गई रकम 3 साल में लौटा देगा। अंत में समय पर मदद देने के लिए उस पर इस लड़की का एहसान था, लेकिन उसने उसका फायदा नहीं उठाया। इस विचार को मन में रखते हुए यांग जी को बहुत बेहतर महसूस हुआ। तो चलिए एक लिखित बयान देते हैं, यांग जी ने कहा। ली मोबाई, जो चिंतित थी, तुरंत राहत में मुस्कुराई। उसे डर था कि उसका मास्टर फिर से मना कर देगा और मार्शल आर्ट स्कूल का आखिरी मौका नष्ट कर देगा। जियान ए ने सिर हिलाया।
मुख्य हॉल के अतिथि कक्ष में शुद्ध लकड़ी के सोफे और मेजें थीं। जियान ए और बाकी लोग एक पंक्ति में बैठे। ली मोबाई ने सुगंधित चाय का एक बर्तन बनाया और उसे परोसा। मेरा नाम ली मोबाई है। अब से जब आप मार्शल आर्ट स्कूल में प्रवेश करेंगे तो हम साथी शिष्य होंगे। आप मुझे दूसरा वरिष्ठ भाई कह सकते हैं, ली मोबाई ने धीरे से कहा। पहले ही उनके खिलाफ अपनी सतर्कता कम कर दी थी। जियान ए ने ली मोबाई को देखकर मुस्कुराया और सिर हिलाया। धन्यवाद, दूसरे वरिष्ठ भाई। इस समय यांग जी बयान लिखने के बाद कमरे से बाहर आए। जियान ए ने इसे लिया और देखा कि उस पर यांग जी की मुहर छपी हुई थी। ये शैली वास्तव में पिछले युग की थी। फाउंटेन पेन उठाते हुए जियान ए ने अपना नाम लिखा। यह आईओयू प्रभावी था। स्कूल की अंतिम परीक्षाएं जल्द ही होने वाली हैं, इसलिए अन्य छात्र ग्रीष्म अवकाश से पहले नहीं आएंगे। आप भी वही हैं। आप परीक्षा के बाद आ सकते हैं। यांग जी ने जियान ए और सी युहान को देखा। जियान ए ने सिर हिलाया और यांग जी के पैर की ओर देखा। यांग जी ने जियान ए की निगाह देखी और शांति से कहा, 2 साल से अधिक समय हो गया है। उस समय मेरी चोटें बहुत गंभीर थीं और डॉक्टर ने कहा कि ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। ली मोबाई की अभिव्यक्ति उदास थी। जब उसने स्थिति के बारे में सोचा तो वह अपनी मुट्ठियां भींचने से खुद को नहीं रोक सका। जियान ए ने विवरण को आगे बढ़ाने की योजना नहीं बनाए। हालांकि यांग जी की प्रतिक्रिया से ऐसा लग रहा था कि उन्होंने वास्तविकता को स्वीकार कर लिया है, लेकिन यह उनके लिए किसी के दाग को उजागर करने का कारण नहीं था। उसने तुरंत प्रश्नवाचक दृष्टि से ची यांग की ओर देखा। ची यांग ने जियान ए का मतलब समझा और तुरंत मुस्कुराया और सिर हिलाया। लॉर्ड जियोजेन के लिए ऐसा लंगड़ाना आसान था। जियान ए ने भी ऐसा सोचा था। आखिरकार जियोजेन ने अपनी मां का कैंसर भी ठीक कर लिया। चाहे आप विश्वास करें या न करें, मैं आपके पैर का इलाज कर सकता हूँ। जियान ए ने यांग जी की ओर देखा और निश्चितता के साथ और बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। यांग जी स्तब्ध रह गईं। इस लड़की ने यार्ड में कहा कि वह उसके पैर का इलाज कर सकती है, लेकिन उसने सोचा कि उसने मार्शल आर्ट में प्रवेश करने की हताशा के क्षण में ऐसा कहा था। विद्यालय। अब जब वे एक आम सहमति पर पहुंच गए थे और वे दोनों सफलतापूर्वक मार्शल आर्ट स्कूल में प्रवेश कर गए, तो ये स्पष्ट था कि जियान ए मजाक नहीं कर रही थी। अब उसने इसे फिर से कहा। यांग जी झिझक रही थी। उसे नहीं पता था कि जियान ए को कैसे जवाब देना चाहिए या क्या उसे उस पर विश्वास करना चाहिए। जियान ए को पता था कि उसके जैसी लड़की के लिए ये कहना आश्वस्त करने वाला नहीं होगा। वह बोली, गलत मत समझो, मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूंगी। यह कोई और है। यदि आप मेरे पिता के पैर का इलाज कर सकते हैं तो मैं किसी भी शर्त पर सहमत हो जाऊंगा। इससे पहले कि यांग जी कुछ कह पाती, अचानक मुख्य हॉल के बाहर से एक गहरी और शक्तिशाली आवाज आई। सभी ने नजर घुमाई और देखा कि एक लंबा और हट्टा-कट्टा आदमी तेजी से मुख्य हॉल में प्रवेश कर रहा है। वह आदमी लगभग 21 साल का था। उसका नाम यांग जियाओवन था और वह यांग जी का इकलौता बेटा और लोंगेक्सिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल का सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई था। यांग जियाओवन लंबा था। उसकी तीखी भौहें, चमकदार आंखें और थोड़ी सांवली त्वचा थी। उसकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं और उसमें एक शक्तिशाली व्यक्ति की आभा थी। वह अपने पिता यांग जी से बहुत अलग थे। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई, आप वापस आ गए। जब ली मोबाई ने उस व्यक्ति को देखा तो वह तेजी से आगे बढ़े। हमारे मार्शल आर्ट स्कूल में 2 नए शिष्य हैं। ये वे हैं। जैसे ही वह बोला, ली मोबाई की नज़र जियान ए और सी युहान पर पड़ी। यांग जी ने तुरंत परिचय दिया।
यह मेरा बेटा यांग शियाओवन है। वह आपका सबसे बड़ा भाई भी है। जब जियान ए और सी यूहान ने ये सुना तो वे खड़े हो गए और सिर हिलाया। सी यूहान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, इसलिए जियान ए ने पहल करते हुए कहा, सबसे बड़े भाई। यांग जियाओवन ने थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन वह दरवाजे के बाहर जो कुछ सुना था उसके बारे में सोच रहा था। वह ये पूछने के लिए इंतजार नहीं कर सका, क्या आपके पास वास्तव में मेरे पिता के पैर का इलाज करने का कोई तरीका है? जियान ए ने मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास से कहा, मेरे पास एक रास्ता है। यांग जियाओवन खुश हो गए और उत्तेजित होकर कहा, जब तक आप मेरे पिता के पैर का इलाज कर सकते हैं, मैं किसी भी शर्त पर सहमत हूँ। एक पुत्र के रूप में उसके पिता स्वाभाविक रूप से सबसे महत्वपूर्ण थे। एक मार्शल कलाकार के रूप में अच्छी तरह से निर्मित पैरों की एक जोड़ी समान थी। यांग जियाओवन की उत्तेजित प्रतिक्रिया की तुलना में यांग जी बहुत शांत थे। ऐसा नहीं है कि उसे जियान ए की बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन इस पैर को चीन के सबसे अच्छे डॉक्टर ने पहले ही मौत की सजा दे दी थी। उसे अब कोई आशा नहीं रही। जियान ए ने और कुछ नहीं समझाया। वह जानती थी कि मास्टर यांग चिंतित थे, इसलिए कुछ और कहने के बजाय खुद ही देख लेना बेहतर था। वह केवल ये जानती थी कि अगली बार जब वह आएगी तो वह उस व्यक्ति को लाएगी जो उसके पैर का इलाज करेगा। यांग जियाओवन और ली मोबाई ने जियान ए और बाकी को मार्शल आर्ट स्कूल से बाहर भेज दिया। अलविदा कहने के बाद उन्होंने काली मर्सिडीज बेंज को तब तक जाते हुए देखा जब तक वह चौराहे पर गायब नहीं हो गई। यह एक अच्छा संकेत है कि हमारे पास नए शिष्य हैं। ली मोबाई की आंखें चमक उठीं मानो वह उत्साहित हो। जब यांग जियाओवन ने ये सुना तो उसने केवल ऊपर देखा और ली मोबाई के मुलायम बालों को रगड़ा। हालांकि उन्हें इस बात की अधिक चिंता थी कि क्या उनके पिता के पैर का इलाज किया जा सकेगा। कार में ची यांग ने पूछा, संप्रदाय मास्टर, क्या हम साउथ सिटी वापस जा रहे हैं? जियान ए पिछली सीट पर बैठ गया और समय देखने लगा। लगभग दोपहर हो गई थी। उसने ऊपर देखा और कहा, चलो हुडिंग बिल्डिंग चलें। जियान ए आज सभी को भोजन करा रही थी क्योंकि किंग हुआन, लिन यी और बाकी लोग उसका जन्मदिन मनाना चाहते थे। जियान ए ने सुबह सुबह दोपहर के समय हुआडिंग बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर घूमने वाला रेस्तरां बुक किया था, क्योंकि किंग हुआन के पास आज रात का दृश्य था। उसने विशेष रूप से पहले जियान ए को सूचित किया। कार हाइचिंग जिले में प्रवेश कर गई। बइयुन स्क्वायर में 2 चौराहों से गुजरने के बाद ये बइयुन शहर की ऐतिहासिक हुआडिंग बिल्डिंग के सामने तेजी से रुक गया। इमारत के सामने पार्किंग की जगह पर लग्जरी कारें इकट्ठी थीं। लोग चमकीले घूमते दरवाजे से होकर इधर-उधर घूम रहे थे। हार्डिंग बिल्डिंग मूल रूप से हार्डिंग ग्रुप का मुख्यालय था। 2000 में शीर्ष मंजिल को बइयुन शहर में पहले 360 डिग्री घूमने वाले रेस्तरां में बनाया गया था। ये जल्द ही एक उच्च श्रेणी का भोजन स्थान बन गया जहां अमीर लोग अक्सर आते थे। जियान ए ने जिस कारण से सभा बुक की थी, वहां उसके सहपाठियों का कहना था कि वह अपने पिछले जीवन में कभी वहां नहीं गई थी। कार से बाहर निकलने के बाद ये देखकर कि सी यूहान सामने वाली यात्री सीट पर उदासीनता से बैठा था, जियान ए दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी और कहा, बाहर निकलो। ये सुनते ही सी यूहान ने ऊपर देखा और उसके ठंडे चेहरे पर कुछ अनिच्छा थी। मुझे भूख नहीं है। जियान ए को पता था कि सी यूहान को भीड़ पसंद नहीं है और उसका किंग हुआन और बाकी लोगों से कोई लेना देना नहीं था। वह ऐसा व्यक्ति था जो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। हालांकि अगर वह उसके साथ रहना चाहता है तो उसे अनिवार्य रूप से उसके दोस्तों के साथ बातचीत करनी होगी।
आज मेरा जन्मदिन है। जियान ए ने सी यूहान की ओर देखा और कहा। सी यूहान की आंखों में झिझक की झलक दिखी। अंत में उसने सिर हिलाया, अपनी सीट बेल्ट खोली और कार से बाहर निकल गया। जब ची यांग ने ये देखा तो वह अपना सिर हिलाने और हंसने से खुद को नहीं रोक सका। भगवान सी के चरित्र के साथ एक गाय भी उन्हें हिला नहीं पाएगी। वह केवल संप्रदाय गुरु के सामने नर्म पड़ सकता था। ची यांग अभी दूर ही गई थी कि एक उच्च श्रेणी की नानी वैन अचानक उनके सामने रुकी। जीओए कार का दरवाज़ा खुला और किंगहुआन का सिर बाहर आ गया। उसके पीछे चेन जिन और यान तियान थे। भाई जिन। चेन जिन को देखकर जियान ए उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। उन दोनों को मिले हुए काफी समय हो गया था। चेन जिन ने एक हाथ में एक अति सुंदर शॉपिंग बैग ले रखा था। ये स्पष्ट था कि उसने जियान ए को जन्मदिन का उपहार खरीदा था। जैसे ही उसने जियान ए की ओर देखा, वह मुस्कुराया और कहा, जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद। जियान ए उपहार लेने के लिए बाहर पहुंचा और समारोह में खड़ा नहीं हुआ। यहाँ, यह मेरा है। यान तियान भी आगे बढ़ा और उपहार सौंप दिया। जन्मदिन की शुभकामनाएं। जियान ए ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार कर लिया और उन्हें धन्यवाद दिया। जिया क्विंगहुआन ने बगल से देखा और अपनी आंखें चौड़ी करने से खुद को नहीं रोक सकी। अरे, तुम दोनों को क्या दिक्कत है? मिलते ही कौन उपहार देता है? क्या हर कोई उन्हें केवल तभी एक साथ नहीं देता जब सब मौजूद हों? यान तियान ने उदासीनता से कंधे उचकाए। मैंने देखा कि भाई जिन ने जियान ए को अपना उपहार दिया था, इसलिए मैंने भी वैसा ही किया। जब चेन जिन ने ये सुना तो उसने शर्मिंदगी से अपनी नाक रगड़ ली। ये पहली बार था जब उसने किसी को जन्मदिन का उपहार दिया था। उसे कैसे पता चलेगा कि इसे कब देना है? जियान ए ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो इतने सारे नियम नहीं हैं। आपका उपहार कहाँ है? जल्दी करो, इसे भी निकालो। जिया क्विंगहुआन ने तुरंत अपने हाथ में मौजूद उत्तम उपहार बॉक्स को अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया और गर्व से कहा, नहीं, मैं इसे आपको बाद में दूंगी। उनकी नज़र में किसी के जन्मदिन पर उपहार देते समय एक समारोह होना चाहिए। वह इसे इतनी लापरवाही से सड़कों पर कैसे दे सकती थी? जियान ए ने मुस्कुराते हुए उन्हें पहले प्रवेश करने के लिए बुलाया। जिया क्विंगहुआन और यान तियान ने स्वाभाविक रूप से सी यूहान को भी देखा। पिछले 2 दिनों से सी यूहान हर दिन जियान ए के साथ स्कूल जा रहा था। उन दोनों को ये भी पता था कि वे अब दोस्त बन गए हैं। लेकिन जियान ए ने यह नहीं बताया कि सी यूहान इस जन्मदिन की पार्टी में आएंगे। इसके अलावा वह एक अजीब व्यक्ति था। पहले उसने उसका स्वागत करने की पहल की, लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इस बार उसका अभिवादन करने का इरादा नहीं था। लड़के आगे चल रहे थे जबकि जिया क्विंगहुआन ने पीछे से जियान ए की बाँह पकड़ रखी थी। उसने अपनी आवाज़ धीमी की और पूछा, वह भी यहाँ क्यों है? जियान ए ने सी यूहान की पीठ की ओर देखा और फुसफुसाया, मैंने उसे आमंत्रित किया, वह अब मेरा दोस्त है। जिया क्विंगहुआन के चेहरे पर एक सार्थक भाव था और उसका गपशप वाला दिल फिर से जलने वाला था। हालांकि ये सोचकर कि आज जियान ए का जन्मदिन है, उसने इसे दबा दिया और मामले को आगे नहीं बढ़ाया। जन्मदिन वाली लड़की के पास सभी अधिकार थे। भले ही जियान ए ने जियान यी को आमंत्रित किया हो, वह कुछ नहीं कहेगी। बेशक जिया क्विंगहुआन को पता था कि यह असंभव था। लिफ्ट 32वीं मंजिल, सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गई। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, लिफ्ट के दरवाजे पर मेहमानों के स्वागत का प्रभारी एक स्वर आगे आया। हुआडिंग रिवॉल्विंग रेस्तरां में आपका स्वागत है। क्या आपके पास आरक्षण है? जियान ए ने सिर हिलाया। हाँ,
जियान ने सवर ने कहा, ठीक है, कृपया मेरा अनुसरण करें। घूमने वाला रेस्टोरेंट। इसमें फर्श से छत तक 360 डिग्री के कोण पर खिड़कियां थीं। एक नज़र में बइयून शहर का हलचल भरा शहरी परिदृश्य देखा जा सकता है। हर 90 मिनट में रेस्तरां एक बार घूमता था। शायद यह उचित भोजन का समय था, क्योंकि यह धीमा था। अगर खिड़की के बाहर के दृश्यों का कोण नहीं बदल रहा था, तो किसी को रेस्तरां घूमता हुआ महसूस नहीं होगा। सवर ने फ्रंट डेस्क पर जियान ए की आरक्षण जानकारी की पुष्टि की और उन्हें अच्छे दृश्य के साथ एक लंबी मेज पर ले गया। ये जियान ए के लिए पहली बार था, और वह उच्च गुणवत्ता वाले और साफ सुथरे भोजन वातावरण से काफी संतुष्ट थी। जैसे ही सभी लोग बैठे, गुआन ताओ आ गए। उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह अकेली नहीं आईं बल्कि गाओ यान के साथ आईं। उनके गपशप रडा को प्रकट करने की प्रतीक्षा किए बिना गुआन ताओ ने समझाने के लिए दौड़ लगाए, मैं नीचे गाओ यांग से टकराया, अन्यथा मुझे नहीं पता होता कि यह रेस्तरां किस मंजिल पर है। गाओ यांग ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो इस तरह से चीजों को समझाना पसंद करते थे। भले ही दूसरे लोग गलत समझें, फिर भी वह कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठा सकते थे। गुआन ताओ के हाथ में एक विशाल बक्सा था। उसने जियान ए के लिए एक उपहार तैयार किया था। बॉक्स ने एक नज़र में जिया किंगहुआन की नज़र को आकर्षित किया। वह पूछने से खुद को नहीं रोक सकी, हे भगवान, गुआन ताओ, आपका उपहार बहुत बड़ा है। क्या अंदर कोई व्यक्ति है? यान तियान ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद जब हम इसे खोलेंगे तो लिन ही अंदर से कूद जाएगी। ये सुनकर हर कोई हंसा, लेकिन गुआन ताओ शर्मिंदा हुए बिना नहीं रह सका। उसने उपहार को कुर्सी के नीचे भर दिया और तुरंत जियान ए को नहीं दिया। क्या हम अब व्यंजन परोस सकते हैं? सवर आगे आया और जियान ए से पूछा। जियान ए ने आरक्षण कराते समय पहले ही व्यंजन का ऑर्डर दे दिया था। जब उसने ये सुना तो उसने समय की ओर देखा। अभी दोपहर ही हुई थी। हालांकि लिन ही अभी तक नहीं आए थे। जैसे उसने कहा, चलो पहले शराब की बोतलें खोलें। हमारे पास अभी भी ऐसे लोग हैं जो अभी तक नहीं आए हैं। हम बाद में व्यंजन परोसेंगे। सवर ने सिर हिलाया और पीछे हट गया। जब यान तियान ने ये सुना, तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन जियान ए से पूछा, क्या आप अभी भी पीना चाहते हैं? जियान ए ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। बेशक, यह मेरा जन्मदिन है, मुझे थोड़ी शराब पीनी है। जैसे ही वह बोली, जियान ए ने जानबूझकर यान तियान को तिरस्कार की दृष्टि से देखा। मुझे मत बताओ कि तुम्हें पीना नहीं आता। जब यान तियान ने ये सुना, तो वह उसे घूरने से नहीं रोक सका। ऐसा किसने कहा? मुझे बस डर था कि तुम लड़कियां शराब नहीं पी पाएंगी। मुझे बस तुम्हारी चिंता थी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियान ए मुस्कुराया। एक गिलास पीने के बाद मेज पर मत जाओ। यह जरूरी नहीं है। जिया किंगहुआन ने यान तियान को समझा और तुरंत उसके पक्ष में बोलने के लिए अपना मुंह ढक लिया। यान तियान ने गर्व से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। अंततः लिन यी के आने से पहले उन्होंने कुछ देर तक बातचीत की और हंसे। लिन यी, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें जियान ए के जन्मदिन के लिए देर हो गई। जैसे ही वे मिले, जिया क्विंगहुआन ने असंतुष्ट होने का नाटक किया और लिन यी की ओर देखा। लिन यी ने चारों ओर देखा और देखा कि हर कोई आ गया था। वह आने वाले आखिरी व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने शर्मिंदगी में तुरंत जियान ए से माफ़ी मांगी। मुझे खेद है, कार सड़क पर फंस गई थी, इसलिए कुछ देरी हुई। मुझे नहीं लगा कि यह थोड़े समय में साफ हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ टैक्सी बुलाई। क्या हर कोई ठीक है? जियान ए ने जल्दी से पूछा।
लिन यी ने सिर हिलाया। ये ठीक है। ये सिर्फ इतना है कि शहर के इलाके में कुछ हुआ और यातायात अवरुद्ध हो गया। सी यूहान जियान ए के बाईं ओर बैठा था और सभी ने जानबूझकर उसके दाहिनी ओर की सीट लिन यी के लिए छोड़ दी थी। लिन यी पीछे नहीं हटीं। वैसे भी हर कोई जानता था कि उसे जियान ए पसंद है, इसलिए वह चला गया और बैठ गया। बैठने के बाद लिन यी ने रेस्तरां के चारों ओर और फिर उनकी ओर देखा। मैंने जियान यी को नीचे देखा। ऐसा लग रहा था कि वह अपने पिता के साथ खाना खा रही थी। वहाँ एक लड़का भी था। वह उसका भाई होना चाहिए। उन्होंने भौहें सिकोड़ लीं और सहजता से इधर-उधर देखने लगे। ये हुडिंग बिल्डिंग का एकमात्र शीर्ष रेस्तरां था। यदि जियान यी भोजन के लिए आती है, तो वह केवल यहीं आ सकती है। हालांकि उन्होंने जियान यी को नहीं देखा। गाओ यांग ने उदासीनता से कहा, रेस्तरां इतना बड़ा है, इसलिए शायद हम उससे न मिलें। जिया क्विंगहुआन नहीं चाहता था कि जियान यी उनके उत्साह को कम करे। यह एक खूबसूरत पल था जहां वे आखिरकार जियान ए के जन्मदिन पर एक साथ एकत्र हुए थे। आओ, यह उपहार देने वाला खंड है। जिया क्विंगहुआन ने अपने हाथ एक साथ रखे और एक अधीर अभिव्यक्ति प्रकट की। उसकी नज़र जियान ए के बगल में लिन यी पर पड़ी। लिन यी, आप अंतिम हैं। गुआन ताओ पहले। गुआन ताओ, जो लिन यी के पास बैठा था, शर्मा गया और शर्मिंदगी से अपनी आंखें झपकाने लगा। उपस्थित सभी लोग एक अमीर परिवार से थे। हालांकि वह उनके साथ अच्छी दोस्त बन गई थी और गुआन ताओ पहले की तरह हीन महसूस नहीं करती थी। फिर भी वह ऐसे क्षण में थोड़ा डरी हुई थी। इसके अलावा उसका उपहार, गुआन ताओ की विनम्र उपस्थिति देखकर जिया क्विंगहुआन मदद नहीं कर सका, लेकिन कहा, जल्दी गुआन ताओ, हम देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। सबकी नज़र गुआन ताओ पर पड़ी, जिससे उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे आगे की ओर धकेल दिया हो। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कुर्सी के नीचे से विशाल बक्सा निकाला। बक्सा एक बड़ा लाल सख्त गत्ते का डिब्बा था। उस पर कोई स्पष्ट ब्रांड लोगो नहीं था, केवल एक रंगीन रिबन गांठ थी। जीओए, जन्मदिन मुबारक हो, गुआन ताओ ने धीरे से कहा और उपहार बॉक्स जो लगभग उसके ऊपरी शरीर जितना बड़ा था, जियान ए को सौंप दिया। जियान ए ने उसे धन्यवाद दिया और खुशी से इसे प्राप्त किया। जल्दी करो और देखो। जिया क्विंगहुआन को उस पल से ही उत्सुकता हो गई थी कि इतने बड़े बक्से में क्या है। वह उत्सुकता से पूछे बिना नहीं रह सकी। इसे खोलें और देखें कि क्या आपको ये पसंद है। गुआन ताओ ने जियान ए को इसे खोलने दिया। जियान ए ने रिबन की गांठ खोली और धीरे से ढक्कन खोला। सभी ने एक ही समय में बॉक्स में देखा। जिया क्विंगहुआन उठ खड़ी हुई और अपनी गर्दन टेढ़ी कर ली। उसकी आंखों में जो चीज़ घुसी वह गहरे नीले रंग की चीज़ थी। ये धुंध जैसा दिखता था, लेकिन रेशम जैसा भी। जियान ए स्तब्ध थी और उसकी आंखें सदमे से भर गईं। वह डिब्बे में पहुंची और सावधानी से उसे बाहर निकाला। जियान ए अपनी सीट से उठी और सबके सामने एक नीली वस्तु का टुकड़ा खोला। गहरे नीले रंग का इवनिंग गाउन सबके सामने आया। यह बेहतरीन क्रीज वाला एक ऑफ शोल्डर डिज़ाइन था। कमर कसी हुई थी और पीठ पारदर्शी नीले मलमल के कपड़े से बनी थी। स्कर्ट को पकड़ने के लिए 10 सेंटीमीटर रेशम की जाली का उपयोग किया गया था, जिससे पोशाक का निचला भाग फूला हुआ और सुंदर दिखाई देता था। गाउन इतना लंबा था कि वह जियान ए के टखनों तक पहुंच गया। स्कर्ट के निचले हिस्से में हाथ से सिले हुए सोने और चांदी के सेक्विन थे। इसने स्कर्ट के लिए अंतिम स्पर्श के रूप में काम किया, जिससे यह और भी हल्का हो गया। पूरा गाउन गहरे नीले रंग का था और सामग्री की बनावट अच्छी थी।
स्कर्ट के निचले हिस्से में चमकदार हाइलाइट्स और पीछे की तरफ पारभासी धुंध डिजाइन के साथ। पूरी स्कर्ट सुरुचिपूर्ण और उदार थी, गरिमापूर्ण लेकिन भारी नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गहरा नीला रंग इस बात को उजागर करता है कि यह उच्च श्रेणी का है और पुराने जमाने का नहीं है। सब कुछ बिल्कुल संतुलित था, जैसे लंबे गाउन जो मशहूर हस्तियां रेड कारपेट पर पहनती थीं। सभी की आंखें चौड़ी हो गईं, विशेषकर जियान ए और जिया क्विंगहुआन। उन्होंने अपने हृदय में आह भरी। ये पोशाक बहुत सुंदर थी। थोड़ी देर के बाद किंगहुआन ने अपना आधा खुला मुंह वापस ले लिया और आश्चर्य से गुआन ताओ की ओर देखा। गुआन ताओ, क्या तुमने लॉटरी जीती? ये पोशाक महंगी है ना? ऐसा कहने में जिया क्विंगहुआन की गलती नहीं थी। गुआन ताओ के परिवार की स्थिति हर कोई जानता था, और यह कोई साधारण पोशाक नहीं थी। यह एक इवनिंग गाउन का डिज़ाइन था। गहरे नीले रंग की सामग्री असाधारण रूप से चिकनी और बनावट वाली थी। एक नज़र में कोई भी बता सकता है कि स्कर्ट के नीचे सिल दिए गए चमकीले सेक्विन हस्तनिर्मित थे। ये कुछ हजार युआन का कैजुअल इवनिंग गाउन नहीं था। यह निश्चित रूप से सस्ता नहीं था। जियान ए भी हैरान था। उसने गुआन ताओ की ओर देखा और पूछा, गुआन ताओ, मुझे सच बताओ, तुमने इस पोशाक पर कितना खर्च किया? किसी उपहार के मूल्य के बारे में दूसरों से पूछना स्वाभाविक रूप से असभ्यता थी, लेकिन उनका रिश्ता लंबे समय से इन वर्जनाओं से आगे निकल चुका था। इस समय जियान ए का दिल दुखा और वह गुस्से में थी, गुआन ताओ के साथ अपने रिश्ते के साथ। भले ही उसने उसे कुछ भी नहीं दिया, उसके पास कोई अन्य विचार नहीं होगा। हालांकि यह विपरीत था। कोई यह बता सकता है कि यह पोशाक महंगी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक कस्टम मेड शाम की पोशाक थी। संभावना ये थी कि उसे इसे पहनने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये बहुत बेकार था। हालांकि जैसे ही सभी ने सोचा कि इस पोशाक की कीमत हजारों युआन होगी, गुआन ताओ ने शर्मिंदगी में अपनी गर्दन सिकोड़ ली और कहा, मैंने इसे खुद बनाया है। हर कोई हैरान था। क्या गुआन ताओ ने इसे स्वयं बनाया? गुआन ताओ, आपने इसे बनाया है? यान तियान की आंखें बाहर निकलने वाली थीं। पूछने के बाद उसने गुआन ताओ पर भी जोर देकर देखा। आप स्वयं? वह कैसे संभव है? जिया किंगहुआन का झटका यान तियान से कमतर नहीं था। ये पोशाक एक उच्च स्तरीय कस्टम निर्मित पोशाक है। डिज़ाइन, कपड़ों की सामग्री, कॉलर पर सिलवटें और हेमलाइन पर हस्तनिर्मित सेक्विन सभी बिल्कुल सही थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे डिस्प्ले विंडो में मॉडलों ने पहने थे। हर किसी की प्रतिक्रिया बहुत तीव्र थी, जिससे गुआन ताओ ने समझाने से पहले अपनी गर्दन शर्म से सिकोड़ ली। मेरी माँ कपड़े के कारखाने में काम करती है और अक्सर कारखाने में छोड़े गए कुछ कपड़ों को घर ले जाती है। मैंने देखा कि यह गहरे नीले रंग का रेशम सुंदर था, इसलिए मैंने जियो ए के लिए एक पोशाक बनाई। इससे पोशाक बहुत हल्की दिखेगी। गुआन ताओ ने 5 उंगलियां फैलाते हुए शर्मिंदगी में जियान ए पर अपनी जीभ बाहर निकाली। मैंने सेक्विन का एक बैग खरीदने के लिए 5 युआन खर्च किए, लेकिन मैंने ये पोशाक 1 महीने के लिए बनाए। गुआन ताओ कभी झूठ नहीं बोलेंगे। इसके अलावा, अगर उसने ये पोशाक नहीं बनाई होती, तो वह इसे खरीदने में सक्षम नहीं होती। इस समय जियान ए को अचानक याद आया कि हाल ही में, जब वे दोनों स्कूल के बाहर अखबार स्टैंड के पास से गुजरे, तो गुआन ताओ एक फैशन पत्रिका को देख रहे थे। अंत में उसने इसे उसके लिए खरीद लिया। अगर उसे ठीक से याद है तो वह पत्रिका एक फैशन पत्रिका थी। उस समय जियान ए ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अब जब यह अचानक उसके सामने घटित हो रहा था,
तो जियान ए को एहसास हुआ कि गुआन ताओ को लंबे समय से फैशन डिज़ाइन में रुचि थी और वह इतनी उत्तम और उच्च श्रेणी की शाम की पोशाक भी बना सकती थी। वह छू गई थी। गुआन ताओ के पास बहुत कम पैसे थे, इसलिए वह दूसरों की तरह हजारों युआन का उपहार नहीं निकाल सकती थी। हालांकि उसने उसके लिए इतनी खूबसूरत पोशाक बनाने में 1 महीना बिताया। यह इस साल जियान ए को मिला सबसे अच्छा उपहार था। हालांकि वह अभी भी एक छात्रा थी और उसके पास इस तरह का गाउन पहनने की बहुत कम संभावना थी। और बाई झोंग ने शाम के गाउन के 2 सेट खरीदे थे जो अभी भी कोठरी में बॉक्स में पड़े थे। इससे जियान ए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने सिकुड़े होठों और मुस्कुराहट के साथ गुआन ताओ की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखें लाल होने से बच नहीं सकीं। धन्यवाद गुआन ताओ, यह मेरा पसंदीदा उपहार है। वे दोनों एक साथ बड़े हुए थे, इसलिए उनकी दोस्ती के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। गुआन ताओ का चेहरा लाल हो गया और वह शर्मिंदगी से मुस्कुराने लगी। वह उसे याद दिलाना नहीं भूली, जाओ और इसे आजमाओ। अगर कोई चीज़ अच्छी तरह से फिट नहीं हो रही है, तो मैं उसे ठीक करने में आपकी मदद कर सकती हूँ। अगर कोई मुझसे कहे कि इस पोशाक की कीमत 10,000 युआन है, तो मैं इसे बिना किसी हिचकिचाहट के खरीद लूँगा। जिया किंगहुआन ने कहा, जब आपका जन्मदिन है, तो मैं आपके लिए एक पोशाक भी बना सकता हूँ। आपके लिए हल्का रंग उपयुक्त है। सफ़ेद, पीला, हल्का नारंगी, ये सभी ठीक हैं, गुआन ताओ ने कहा। वास्तव में, गुआन ताओ, मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। जिया क्विंगहुआन ने खराब व्यवहार किया। काश कल मेरा जन्मदिन होता। दूसरों को भी लगा जैसे ये पहली बार था जब वे गुआन ताओ से मिले थे। हालांकि वह उनके समूह की थी, फिर भी वह हर समय एक पारदर्शी लड़की लगती थी। हालांकि आज वह चमकती हुई लग रही थी। यह ऐसा था मानो सभी को अचानक उसके छिपे हुए कौशल का पता चल गया हो। गाओ यांग गुआन ताओ के पास बैठे और उसकी हल्की मुस्कान और थोड़ा लाल चेहरे को देखा। उसकी आंखें चमकने के अलावा कुछ नहीं कर सकीं। प्रतिभाशाली लोग हमेशा उस पर अधिक ध्यान देंगे। उसके बाद जिया क्विंगहुआन ने अपना उपहार निकाला। यह एक लग्जरी ब्रांड की लड़कियों की घड़ी थी, और ये थी वह जितनी अतिरंजित थी। डायल में एक हीरा भी जड़ा हुआ था। दूसरी ओर गाओ यांग ने एक सीधे इंसान का असली रंग प्रदर्शित किया। उनके पास 5 सीमित संस्करण गेम कार्ड के साथ एक आयातित पोर्टेबल PSP गेम कंसोल था, जिससे वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। हालांकि जियान ए को ये पसंद आया। अंत में सभी की अपेक्षित निगाहों के तहत अंततः लिन यी की बारी थी। यान तियान और गाओ यांग ने लंबे समय से सुना था कि लिन यी पिछले कुछ दिनों से जियान ए के लिए एक उपहार तैयार कर रहे थे। उसने विदेश में भी फ़ोन किया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसने क्या ऑर्डर किया था। लिन यी का उपहार बॉक्स उत्तम और छोटा था, लेकिन उस पर लोगो सबसे आकर्षक था। बस एक नज़र से यान तियान मदद नहीं कर सका, लेकिन हंगामा खड़ा कर दिया। ओह, ये टिफ़नी है। क्या यह एक प्रस्ताव अंगूठी हो सकती है? जिया क्विंगहुआन ने यान तियान को डांटा और उसकी ओर देखा। बकवास मत करो। जियान ने इस ब्रांड के लिए कोई अजनबी नहीं था। उसके पिछले जीवन में उसका एक हार टिफ़नी का था। हालांकि इस युग में टिफ़नी कार्टियर के बराबर एक अंतर्राष्ट्रीय आभूषण लग्जरी ब्रांड के रूप में अभी तक चीनी बाजार में पूरी तरह से घुसपैठ नहीं कर पाई थी। कम से कम बैयून शहर में जियान ए ने टिफ़नी और कार्टियर के प्रमुख स्टोर नहीं देखे थे। जन्मदिन की शुभकामनाएं। लिन यी ने उपहार जियान ए की ओर बढ़ाया और गर्मजोशी से मुस्कुराए। उसने बाकी सभी के उपहार स्वीकार कर लिए थे, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से लिन यी के साथ अलग व्यवहार नहीं करेगी।
जियान ए ने उसे धन्यवाद दिया और शांति से इसे लेने के लिए पहुंच गया। फिर उनकी उत्सुक और गपशप भरी निगाहों के तहत उसने धीरे से अति सुंदर और शानदार बॉक्स खोला और देखा कि अंदर एक चमकदार और भव्य कंगन पड़ा हुआ था। कंगन की शैली न तो अतिशयोक्तिपूर्ण थी और न ही भव्य। इसके बजाय यह उत्तम और पतला था, जो किशोर लड़कियों के लिए उपयुक्त था। बकल के अंत में प्लेटिनम का एक छोटा दिल के आकार का टुकड़ा था। शब्द जियान सामने की ओर उत्कीर्ण था और शब्द ए पीछे की ओर उत्कीर्ण था। ये स्पष्ट था कि कंगन को इतने कम समय में अनुकूलित नहीं किया गया था। यहाँ तक कि लिन यी ने टिफ़नी से उस पर शब्द भी उकेरे थे। उसने उस फाउंटेन पेन का जवाब दिया जो उसने उसे दिया था। जियान ए मुस्कुराया और लिन यी की ओर देखा। धन्यवाद, ये सुंदर है। लिन यी ने ऐसा ब्रेसलेट हासिल करने में कुछ समय और प्रयास खर्च किया, और यह विशेष ब्रेसलेट इस समय दुनिया के किसी भी टिफ़नी फ्लैगशिप स्टोर में उपलब्ध नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने पिता से एक विदेशी व्यापार भागीदार के माध्यम से टिफ़नी से संपर्क करने के लिए कहा। उसने जो कंगन खरीदा था वह ऐसा था जो अभी बाजार में सूचीबद्ध किया जाएगा और शरद ऋतु में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था, यहाँ तक कि उस पर जियान ए का नाम भी था। दूसरों की तुलना में लिन यी का उपहार सबसे सच्चा था। हालांकि लिन यी सहित हर कोई जानता था कि सबसे अच्छा उपहार गुआंगताओ से आया था। शुरुआती उपहारों का आडंबरपूर्ण खंड अंततः समाप्त हो गया था। यह वह वर्ष था जब जियान ए को उसके जन्मदिन पर कई उपहार और सबसे महंगे उपहार मिले। उसे हर उपहार बहुत पसंद आया। जल्द ही सर्वरों ने एक के बाद एक व्यंजन परोसे। उन्होंने उन्हें उत्तम व्यंजन परोसे। यहाँ प्रति व्यक्ति औसत खपत करीब 200 युआन थी। व्यंजनों की इस मेज और रेड वाइन की एक बोतल के साथ जियान ए का ओलंपियाड से 3000 युआन का बोनस मुश्किल से पर्याप्त था। वातावरण जीवंत एवं सौहार्दपूर्ण था। बीच बीच में युवकों की हर्षोल्लास भरी बातचीत सुनाई देती रहती थी। वे जीवंत थे, लेकिन शोरगुल वाले नहीं। इससे आसपास के लोग भी संक्रमित हो गए जो खाना खा रहे थे। समय समय पर वे अपनी मेज की ओर देखते और मुस्कुराते, ये जानते हुए कि जियान ए आज अपना जन्मदिन मना रही है। रेस्तरां ने विशेष रूप से उसे एक उत्तम मिनी केक दिया। सर्वरों के एक समूह ने उसके लिए जन्मदिन मुबारक गीत गाया। जियान यी, जो रेस्तरां के दूसरे छोर पर खाना खा रही थी, गाना सुनकर उत्सुकता से देखने से खुद को नहीं रोक सकी। हालांकि उनके बीच एक गोल खंभा था, इसलिए वह जहां थी वहां से वह दृश्य नहीं देख सकती थी। जियान चांगशिंग और जियान यिचेन जियान यी के सामने बैठे थे। जियान चांगशिंग ने सौम्य भाव से अपनी बेटी को स्पैगेटी खाते हुए देखा। उसने धीरे से कहा, क्या आप कुछ और ऑर्डर करना चाहते हैं? जियान यी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और मुस्कुरा दी। उसने सिर हिलाया। बहुत हो गया पापा। कंपनी के लिए आज खाली समय होना दुर्लभ था, इसलिए जियान चांगशिंग दोनों बच्चों को खेलने के लिए बाहर ले आए। कियाओ शुई कुछ दिन पहले बीमार पड़ गई थी और अभी तक ठीक नहीं हुई थी, इसलिए वह साथ में बाहर नहीं गई। जियान चांगशिंग ने समय देखा और कहा, क्या मैं आपके साथ दोपहर में मनोरंजन पार्क चलूं? जियान यी की आंखें चमक उठीं। ठीक है। जियान यिचेन ने तिरस्कार से भौहें चढ़ा लीं और मन ही मन सोचा। बचकाना। उद्धरण।